नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज शाम के 5 बज रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि देश कोरोना से जंग लड़ रहा है। इस जंग में सब ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं और जंग में अब ऑक्सीजन सबसे बड़ा हथियार भी बन गई है, जिसकी कमी से मरीज जान गंवा रहे हैं। ऑक्सीजन के आपातकाल को सरकारें कैसे दूर करेंगी? सांसों के संकट पर आज पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग में क्या हुआ, ये सब आपको बताएंगे। अभी आपको बता दें कि कोरोना का पीक आना बाकी है, उसको लेकर हम कितने तैयार हैं, इसी पर ही बात होगी। क्या यूपी, बिहार, बंगाल कोरोना के नए हॉटस्पॉट बन रहे हैं? इस सब पर हम बात करेंगे, आपको ग्राउंड पर भी लेके चलेंगे। दिल्ली, भोपाल, लखनऊ में क्या कुछ हो रहा है, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, ये भी आपको बताएंगे। बंगाल में चुनाव के बीच कोरोना कितना ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो वाकई चिंता बढ़ाने वाली है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड केस सामने आए हैं। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 38,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। यूपी में कोरोना से अब तक 10,959 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण से इतने मरीजों की मौत होना ये वाकई में चिंता का विषय है और मरीजों की संख्या अब 10 लाख के पार चली गई है। यूपी में कोरोना के कुल 7,52,211 मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन बड़ी खबर तो ये है कि 38,000 से ज्यादा मामले, रिकॉर्ड मामले यूपी में सामने आए हैं। और इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जितेंद्र जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी, और पश्चिम बंगाल से हमारे साथ तापस सेन गुप्ता जुड़ गए हैं और भी कई सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ एनके सिंह साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव हैं, फोर्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड हैं और साथ ही साथ हमारे अलग अलग संवाददाता लखनऊ से, भोपाल से हमारे साथ जुड़ेंगे, दिल्ली से जुड़ेंगे और कोलकाता से भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले एनके सिंह साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आपके पास मैं इसलिए आना चाहूँगी क्योंकि लगातार दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन जो है संकट बना हुआ है। बार बार सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, ट्वीट आ रहे हैं, खबरें लगातार आ रही हैं और फिर अचानक से ऑक्सीजन पहुंच भी रहा है, कई मरीजों की मौत हो रही है, ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल पा रहा, यानी कि सांसों पर संकट इस वक्त बना हुआ है। और आज दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी भी की गई। टिप्पणी ये कि ये लहर नहीं, ये सुनामी है और पीक आना बाकी है। ऐसे में अभी आप स्थिति को कैसे असेस कर रहे हैं साहब? बहुत सीधी सी बात है कि दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है और आप ये भी जानती हैं, अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक स्टडी रिलीज किया था कि फ्लैट्स में रहने वाले, हाई राइज बिल्डिंग्स में रहने वाले, इन लोगों में कोरोना ज्यादा है और 87% जो कोरोना के महाराष्ट्र में केसेस मिले हैं उनमें वो फ्लैट्स में रहते हैं और हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं। स्लम में रहने वाले काफी कम है, सिर्फ 13% हैं। तो ये मेरे ख्याल से लिविंग कंडीशन, जो क्लस्टर्ड लिविंग कंडीशन है और खास करके वो जिसमें कि फ्लैट नुमा जगहों पे आप रहते हैं, वेंटिलेशन नहीं होता, कमोबेश दिल्ली की भी यही हालत है। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है। नेशनल पॉपुलेशन डेंसिटी जहां 415 की है, वहां पे दिल्ली की कई हजार में है। आप समझ लें 1600 स्क्वायर किलोमीटर का दिल्ली का एरिया है और पॉपुलेशन 2 करोड़ से ऊपर की है। तो नेचुरली यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है। पहला तो ये 2 फैक्टर हमने आपको बताया, लिविंग कंडीशंस और पॉपुलेशन डेंसिटी। दूसरा ये है कि दिल्ली अपना इंडस्ट्रियल वो शहर नहीं है, लिहाजा इसको ऑक्सीजन के लिए गुड़गांव, गाजियाबाद या अन्य जगहों से ही सप्लाईज लेनी पड़ती हैं। हुआ ये कि जब ये क्राइसिस हुआ तो उन स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अधिकारियों से कह के वहां पे सप्लाईज रोक दिए कि वो हमें जरूरत पड़ेगी, और ये कह के कलेक्टर वहां पहुंचा, एसपी पहुंचा, पुलिस फोर्स पहुंची और उनको रोक दिया गया। और देखिए एनके सिंह साहब, हालात तो हमने ये देखे कि अस्पताल वाले जो है वो ऑक्सीजन की कमी के लिए कोर्ट का रुख कर रहे हैं। कोर्ट को सुनवाई करनी पड़ रही है, कोर्ट को फटकार लगानी पड़ रही है केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार को कि देखिए अभी तो ये सुनामी चल रही है, अभी पीक आना बाकी है। हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव भी मौजूद हैं, फोर्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड हैं। डॉक्टर राहुल, अभी पीक आना बाकी है, ये कई सारे एक्सपर्ट्स कह चुके हैं, कई सारी रिसर्च सामने आई है, लेकिन आपके पास मैं पहुंचूंगी डॉक्टर राहुल, लेकिन उससे पहले सीधा अपने सहयोगियों के पास चलते हैं। भोपाल से हमारे साथ जितेंद्र जुड़ गए हैं, लखनऊ से अविनाश जुड़ गए हैं और दिल्ली से मधुरेन जुड़ गए हैं, कोलकाता से तापस सेन गुप्ता जुड़ गए हैं। अब लखनऊ से अविनाश के पास में चलती हूँ। अविनाश, बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, 38,000 से ज्यादा केस। वाकई में ये चिंता बढ़ाने वाले हैं ऐसे वक्त में जब वीकेंड लॉकडाउन लगा है। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि ताकि कोरोना के संक्रमण को कम किया जा सके।
अविनाश को लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम उनसे फिर संपर्क करेंगे। जितेंद्र के पास हम चलते हैं, भोपाल से हमारे साथ जितेंद्र जुड़े हैं। जितेंद्र, आप बताइए मध्य प्रदेश के क्या हालात हैं? अब बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा जो मामले हैं वो सामने निकल कर आए हैं। करीब 12 से 13 हज़ार जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है उनका आंकड़ा सामने निकल कर आया है। और उससे भी ज़्यादा बुरे हालात तब है जब मध्य प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की जो कमी है वो बेहद तौर पर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही जो इंजेक्शन की मारामारी है वो भी कहीं ना कहीं प्रदेश में मची हुई है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये बताता है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई है। हालांकि सरकारें लगातार प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो मरीजों तक मिल सके। इसके लिए आपने देखा होगा कि लगातार जो ऑक्सीजन के सिलेंडर है वो मंगाए रहे हैं। वायुयान जो वायुसेना है उसकी मदद ली गई है। प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बात की थी। उसके बाद जो ऑक्सीजन के सिलेंडर है वो मध्य प्रदेश में बुलाए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मध्य प्रदेश में मरीजों को मिल सके। लेकिन अभी भी जिस प्रकार से मांग बढ़ी है उतनी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है, जो ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं जितने सोचे जा रहे थे। क्योंकि जिस प्रकार से पॉजिटिव मरीज सामने निकल कर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं डरा रहे हैं। और इन सबके बीच एक अच्छी खबर मध्य प्रदेश में ये भी है कि प्रदेश का रिकवरी रेट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है और जो मरीज है वो सही होकर भी अपने घर पहुंचे हैं। लेकिन उन सबसे के बीच में सबसे ज़्यादा जो कहीं ना कहीं जो लोगों की उम्मीदें हैं वो इसी पर है कि जल्द से जल्द जो ऑक्सीजन है वो पर्याप्त मात्रा में मध्य प्रदेश में पहुंच जाए ताकि लोगों को जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसकी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है, वो ना करना पड़े। और जो पॉजिटिव मरीज सामने निकल कर आ रहे हैं इनको लेकर सरकार ने लॉकडाउन जैसी तैयारी जरूर की है। हालांकि प्रदेश में कर्फ्यू लगाया गया है, कर्फ्यू को काफ़ी टाइट किया गया है कि सड़कों पर कोई भी व्यक्ति नजर ना आए। बाजारों को बंद किया गया है ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके, लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आए। बावजूद इसके प्रतिदिन जिस प्रकार से आंकड़े बढ़ रहे हैं ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो काफी चिंताजनक है। और ऐसे में अब मध्य प्रदेश में और भी ज्यादा कड़े कदम उठाने की जरूरत है। चिंता हर राज्य के लिए है और वहां राज्य सरकार की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं और कैसे व्यवस्था को, अस्पतालों में जगह मिले लोगों को, जो लोग पहुंच रहे हैं उसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है, इसके लिए मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन दिल्ली चलते हैं क्योंकि देश की राजधानी के हालात बहुत खराब है। सूरज हमारे साथ मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली से। अब सूरज, जरा बताइए, आज ही दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि सुनामी अभी आना बाकी है। सुनामी ये चल रही है, अभी केसेस और बढ़ेंगे, पीक और बढ़ेगा। जो दिल्ली से तस्वीरें आ रही हैं अस्पतालों के बाहर से वो डराने वाली तस्वीरें हैं। कैसे हालात हैं इस वक्त के? निश्चित तौर पर ज्योति, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से ही जो खबर है वो सब तक पहुंचती है और वो विचलित करने वाली काफ़ी है। चाहे न्यायपालिका हो, चाहे आम इंसान हो, सब तरफ जो है वो हालात, जो स्थिति है वो विकट बनी हुई है। ऑक्सीजन को लेकर मारामारी है। इससे पहले जो बेड हैं वो मरीजों को नहीं मिल पा रहे थे, चाहे वो GTB अस्पताल की बात हो या और अन्य अस्पताल हो। बत्रा अस्पताल से भी इस तरह की खबर आई, इससे पहले गंगाराम अस्पताल से। हालांकि राहत की, फौरी तौर पर राहत की बात यह है कि गंगाराम अस्पताल, बत्रा अस्पताल, दोनों ही जगह फिलहाल ऑक्सीजन पहुंच चुकी है। लेकिन पर्याप्त मात्रा में जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी ज़रूरत है, उतनी ज्योति ऑक्सीजन वहां नहीं पहुंच पा रही है। दूसरी चीज़ ये है कि इसी ऑक्सीजन की वजह से जो अनचाही खबरें हैं, जान जाने जैसी खबरें हैं, वो भी सामने कहीं ना कहीं आती हैं। और ऐसे मौके पर न्यायपालिका करेगी क्या, क्योंकि इस पर राजनीति होती भी दिखाई देती है, इस पर आपस में जो वाद विवाद है वो भी दिखाई देता है। देखिए सूरज, न्यायपालिका टिप्पणी कर सकता है, सरकारों को निर्देश दे सकता है, जो न्यायपालिका ने आज भी किया। और ये सरकार से पूछा गया है हाईकोर्ट की तरफ से कि आपने क्या इंतजाम किए, आपने ऑक्सीजन के प्लांट क्यों नहीं लगाए, क्योंकि ये पहले से पता था कि अगर दूसरी वेव आती है तो हालात चिंताजनक होंगे। अब दिल्ली सरकार को इस पर जवाब भी देना है। दिल्ली सरकार अपने आप को भले ही सीधा साधा दिखा दे, लेकिन सवाल तो दिल्ली सरकार पर उंगलियां उठेंगी। आपने क्या तैयारी की? आपने अपनी तस्वीरों में दिखा दिया, हमारे अस्पतालों की तस्वीर जरा देखिए, बहुत बढ़िया स्थिति हो गई है। लेकिन क्या किसी महामारी से निपटने के लिए आपके अस्पताल तैयार थे? ये सवाल का जवाब देना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। मैं आपके पास आऊंगी, तापस सिंह गुप्ता के पास चलते हैं जो इस वक्त पश्चिम बंगाल में मौजूद है, कोलकाता से जुड़ गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं सीधे लखनऊ चलूंगी जहां अविनाश जुड़ गए हैं। अविनाश, यूपी के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, 38,000 से ज्यादा केस एक दिन में। बिल्कुल ज्योति, देखिए यूपी के हालात भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं है क्योंकि यूपी में संक्रमित मरीजों की तादाद 2.25 लाख तक पहुंच गई है। और अगर पूरे यूपी की बात करें तो खासकर जो यूपी के बड़े शहर हैं इस वक्त वो ऑक्सीजन की कमी और अस्पतालों में बेड की कमी के संकट से जूझ रहे हैं। हालांकि ऑक्सीजन की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा है ज्योति कि वो जो कोशिश है वो नाकाफी साबित हो रही है। आज ही लखनऊ की बात करें तो ऑक्सीजन ट्रेन के माध्यम से 2 टैंकर बोकारो से मंगाए गए हैं। लेकिन आप
सकती हैं कि लखनऊ वो शहर है जहां पर संक्रमित मरीजों की तादाद इस वक्त 55,000 से ज्यादा है। हर रोज तकरीबन 5500 से ज्यादा यहां पर नए मामले सामने आ रहे हैं। जो यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरी तरीके से चरमरा गई है और पूरे यूपी में जो सबसे कह सकते हैं कि एक बदतर तस्वीर सामने आ रही है वो शहर लखनऊ है। तो हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है, खासकर ऑक्सीजन की कमी से कह सकते हैं कि अब तक कई लोग दम तोड़ चुके हैं। आप किसी भी प्लांट के बाहर चले जाइए, आपको एक लंबी कतार वहां पर देखने को मिलेगी। लोग 10-10 घंटे से वहां इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी कब आएगी। जब तक उनकी बारी आती है पता चलता है कि वहां ऑक्सीजन ही खत्म हो चुका है। अविनाश, बड़ी बात तो ये है कि आप भूल जाइए अस्पताल में आपको दाखिला मिल जाएगा। यहाँ तक तो जो अगर आपको आरटीपीसीआर टेस्ट कराना है उसके लिए पूरे यूपी में जद्दोजहद करनी पड़ रही है। नोएडा में मैं बैठी हूँ, मैं नोएडा की भी बात अगर कर लूँ तो आरटीपीसीआर कराने के लिए आपको 10 जगह फोन करना पड़ता है, तब जाकर के कोई ये कहता है कि आपका आरटीपीसीआर टेस्ट कर लेंगे। इस स्थिति पर भी चर्चा करेंगे। तापस सिंह गुप्ता के पास चलती हूँ, कोलकाता में मौजूद है। तापस, पश्चिम बंगाल में चुनाव 6 चरण हो चुके हैं, 10-11 हजार के आसपास मामले लगातार आ रहे हैं, स्थिति वहां पर भी अच्छी नहीं है। जी देखिए, पश्चिम बंगाल में जो स्थिति इस समय बनी हुई है ये कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान जो स्थिति थी उसकी भरपाई हम कर रहे हैं। 12,000 से तकरीबन 13,000 के आसपास का आंकड़ा कल तक का आया है एक दिन में। और अगर हम आपको दिखाएं, हम सेक्टर 5 में हैं और ये पूरा IT पार्क माना जाता है और ये रास्ता तकरीबन भरा पड़ा रहता है इस समय। आप देख सकते हैं कि लगभग ये रास्ता सुनसान है। लोगों में एक पैनिक है और इस पैनिक की वजह से लोग घर से कम निकल रहे हैं। अच्छी बात है, लोग मास्क पहन रहे, लेकिन तापस, आपकी आवाज आना बंद हो गई है। मैं आपके पास आऊंगी तापस, फिर से आपसे संपर्क करते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है तापस। एनके सिंह साहब के पास चलते हैं जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एनके सिंह साहब, अब सिर्फ हम बात कर सकते हैं किसकी गलती किसकी नहीं, केंद्र की गलती, राज्य की गलती, कौन क्या कर रहा है, लेकिन मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि सेकेंड वेव की तैयारी किसी ने नहीं की थी और किसी ने ये अनुमान नहीं लगाया था कि इतनी स्थिति गंभीर हो जाएगी कि लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। बड़ा अच्छा सवाल है आपका, कंसर्न भी आपका बड़ा वाजिब है। दरअसल इसमें ब्लेम अगर करना हो तो बहुत सीधी सी बात है कि दिसंबर में सरकार को पता था कि नए स्ट्रेन्स आ गए हैं और खास करके वो स्ट्रेन्स जो खतरनाक है। ब्रिटेन का स्ट्रेन आ गया है, साउथ अफ्रीका का 484 आ गया है, यह भी पता था कि ब्राजील का स्ट्रेन आ गया है और सेकेंड वेव नहीं कई वेव्स आगे बढ़ गए हैं इटली और ब्रिटेन, यूरोप की कंट्रीज और अमेरिका में। तो ऐसा नहीं था कि पता नहीं था, हम आत्ममुक्त थे, हमारी सरकार आत्ममुक्त थी। वो समझ रही थी कि कोरोना में तो हमने जीत लिया है, क्योंकि उसके पास उस समय लेवल काफी डाउन हो गया था नवंबर के बाद से। नतीजा ये हुआ कि उसको ये गलतफहमी हो गई कि हमने जीत लिया है, बाकी दुनिया फंस गई है। उसकी वजह से तैयारी, वरना आप सोचिए ऑक्सीजन जो हवा से मिलता है, एक स्टीम बॉयलर से आप ऑक्सीजन ले सकते हैं, इस देश में उसकी भी कमी होगी। इसलिए कि हम गफलत में थे, आत्ममुग्ध थे और हमें बंगाल में चुनाव ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगा। हमें यहाँ का देश में कोरोना सांसों पे हमारे मुश्किल हो जाएगा, हमने ये सोचा नहीं था। हेल्थ में भारत के बजट का इतना कम जाता है कि कभी रोना आता है। 1.1% इस समय हो गया है हेल्थ का। आपने 35,000 करोड़ रखे थे वैक्सीन के लिए, हर आदमी को मुफ्त लग सकता है। इस राशि में अगर आप देखें तो दोनों टीके मुफ्त लग सकते हैं, लेकिन आज एक आना भी नहीं आपने नहीं दिया उसके आपने लिए। बिल्कुल सही बात की। जीडीपी में हेल्थ का कितना प्रतिशत हिस्सा है, ये सवाल खड़ा होता है। 135 करोड़ की जनता है, जरा अभी अभी गूगल करिए, पता चल जाएगा और स्थिति आपको स्पष्ट हो जाएगी कि जनता इतनी सारी और जीडीपी में कितना हिस्सा हेल्थ का। राहुल भार्गव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोर्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड है। डॉक्टर राहुल, अब सवाल ये खड़ा होता है कि अभी पीक आना बाकी है, ये सुनामी है, अभी कई सारी रिसर्च सर सामने आ रही है, अभी 3,46,000 केसेस है। आपको क्या लगता है ये पीक कितने पे आके रुकेगा? देखिए, ये बहुत ही भयानक स्थिति है इस समय। अगर आप ग्राउंड लेवल पे आगे, पत्रकार तो दिखाई रहे हैं, मैं एज अ डॉक्टर आज खून के आंसू पी रहा हूं जब मैं 35 साल 40 साल के लोगों को दम तोड़ते हुए देख रहा हूं। जितने भी हम कहें अगले 100 साल में स्पेनिश फ्लू की तरह ये अप्रैल 2021 का महीना काले दिवस में लिखा जाएगा, ये बात याद रखिएगा आप हमेशा। जब हम बात करते हैं कि पीक कब आएगा कब नहीं आएगा, पीक शायद मई के मिड तक आएगा, जहां पे शायद 5 से 6 लाख केसेस होंगे।
अब जरूरत है लॉकडाउन और लॉकडाउन की। क्यों नहीं सरकार लॉकडाउन कर रही? क्यों डर रही है? क्यों घबरा रही है? अरे पब्लिक आज मांग रही है लॉकडाउन। अप्रैल पिछले साल पब्लिक ने नहीं मांगा था, इस साल पब्लिक मांग रही है लॉकडाउन। लॉकडाउन करिए और उसको यूज करिए वैक्सीनेशन के लिए। देखिए जो हो गया वो बहुत खराब बात है, उस पर चर्चा हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, दोषारोपण हो सकता है। आगे क्या करना है? वैक्सीनेशन। अगली जो जंग होगी 2 तारीख से वो होगी वैक्सीनेशन की। दूसरा इंपॉर्टेंट इश्यू, अगर आपको इस पीक को रोकना है, स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ द लॉकडाउन, मतलब आपकी परछाई भी घर से बाहर ना दिखे, ऐसा करिए। ये जो वीकेंड लॉकडाउन, वीकडे लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, ये मजाक है। मैं एज अ डॉक्टर आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूं सरकार से, जो भी ये सुनते हैं लॉकडाउन कर दीजिए। आपके पास कोई तरीका नहीं है लोगों को बचाने का। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितने भी ऑक्सीजन प्लांट जर्मनी से मंगवा लीजिए, वो कम पड़ेंगे, क्योंकि ये सैलाब है, ये सुनामी है मरीजों की। और इस बार 65 साल 70 साल वाले नहीं है, इस बार 30 साल 35 साल 40 साल वाले हैं जिनको 1 डोज वैक्सीन की नहीं लगी है। वैक्सीन की जरूरत हमारे को इस समय सबसे ज्यादा है। 6 दिन बचे हैं 2 तारीख आने में, और आज भी हमारे पास क्लैरिटी नहीं है कि हम वैक्सीन को कितने रुपए में देंगे, कैसे देंगे, और 1 करोड़ वैक्सीन तक कैसे पहुंचेंगे। इस भयानक दृश्य को वापस से ना हो और ये लंबा प्रोलॉन्ग ना हो। प्लीज डॉक्टरों की कमेटी बना के आगे चलिए। अमेरिका में जो ट्रंप को और बाइडेन को और पिछले 5 प्रेसिडेंट को, एंथनी फॉसी नाम का आदमी रिसर्च के बेसिस पे इंप्लीमेंटेशन करवाता है, आइडियाज देता है, इंप्लीमेंट कराता है। देश में कौन है? सेक्रेटरी हेल्थ जो IAS है, जो इंजीनियर है, जो सिविल सर्वेंट है, जो BA आर्ट्स का कॉमर्स का पेशेंट है या स्टूडेंट है, कौन? बताइए कहां है? आपके पास इलेक्शन कमीशन है, आप कहते हैं 8 चरणों में वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हो सकता है, बट आपके पास मेडिकल कमीशन। डॉक्टर राहुल, बहुत वाजिब सवाल आपने कहा कि लॉकडाउन की इस वक्त जरूरत है, क्योंकि सुनामी जैसे अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाती है, वैसे ही कोरोना की ये सुनामी अपने साथ कई लोगों की जिंदगियां लेकर जा रही है। हम अपने आसपास अगर नजर दौड़ा लेंगे तो हमने अपने अपनों को खोया है, हम किसी को जानते हैं, पहचानते हैं, किसी के घर में कोई बीमार है, वो सब हम पर बीत रही है। जैसे आपने कहा कि आप डॉक्टर होकर खून के आंसू आपकी आंखों से निकल रहे हैं, वैसे ही हर शख्स डर के साए में जी रहा है। तमाम सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। लगातार हम बड़ी चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। देश में कोरोना का काल है, ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। अस्पताल जाओ तो बेड नहीं मिलता, अगर चले भी गए तो ऑक्सीजन की कमी है, टेस्ट नहीं हो पा रहा है, हर जगह समस्या ही समस्या है। ऐसे में इस हालात से कैसे निपटा जाए, इसी पर ही हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बुरा हाल है वो है देश की राजधानी दिल्ली का, जहां अस्पतालों के बाहर मरीजों की भीड़ है। मरीजों के परिजन धक्के खा रहे हैं कि एडमिशन हो जाए अस्पताल के अंदर। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में मरीजों के परिजनों से बात की है हमारे संवाददाता मोहित दुबे ने। दिल्ली में कोरोना की लहर बेकाबू हो चुकी है और इसी बीच ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पतालों में मरीज अपना दम तोड़ रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के जयपुर गोंडल अस्पताल में पहुंचे हुए हैं और यहाँ के डायरेक्टर के मुताबिक कल शाम को 20 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो गई। इस वक्त देखिए जिन लोगों के मरीज जो अंदर भर्ती हैं उनके तीमारदार बाहर हैं। आपका भी कोई भर्ती है अंदर? आज हमारा उनको कोविड वगैरह कुछ नहीं था, पहले वो उनको जब टेस्ट किया था तब कोविड पॉजिटिव थे, बाद में नेगेटिव हो गए थे वो। लेकिन वो मतलब कि 2-3 दिन उन्होंने कल दिन में भी बात करी है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, 1-2 दिन में मेरे को छुट्टी मिल जाएगी। और रात को मेरे को फ़ोन आया मेरी सिस्टर का कि जी उन्होंने बुलाया जल्दी आओ, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बुलाया है। यहाँ आकर के पता लगा जी ऑक्सीजन ही नहीं है। इन्होंने चोर इकट्ठे किए हुए हैं, फिर गवर्नमेंट को भेजते हैं कि हाँ जी जो बचे खुचे हैं वो भी मारो। इनका चक्कर चल रहा है ये गवर्नमेंट का। इनके भाई की मृत्यु हो गई है, आपके भाई की मृत्यु? हाँ जी, भाभी की भी, भाई की भी। अम्बेडकर में भाभी थी जी, ऑक्सीजन खत्म हो गया जी, अब नहीं बची। 1 मिनट में 10:30 बजे रोटी खाई है तब कुछ ठीक है, और 11:30 बजे खत्म। हाँ जी, तो आए तो खत्म है जी। इधर आए तो इन्होंने 1 घंटे बाद फोन करा जी हाँ ये भी खत्म। पूछा जी ऑक्सीजन बंद हो गया था। ऑक्सीजन की वजह से दोनों की मौत हुई है, मेरे भाई और भाभी की। कुछ नहीं छोड़ा। फिर कहते ले जाओ जी बॉडी, अब सवेरे से बैठा रखा 8 बजे से दे रहे, अब दे रहे, कब दे रहे। 8
पी रहे थे सब सही थे, कह रहे 1-2 दिन बाद इन्हें हम छुट्टी दे देंगे। 12 दिन से ये 12 तारीख से भर्ती थे, तो कह रहे 1-2 दिन में हम छुट्टी दे देंगे। ठीक है, इनके फाइल वूल सारी है, इंजेक्शन भी सारे लग गए, इनके फाइल भी दिए उन्होंने, सारे इंजेक्शन लग गए, सब लग गए, कुछ भी नहीं था। बताओ, बिलखते हुए लोग यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। लगातार जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतें हो रही हैं, ये सवाल उठ रहा है कि आप एक ऑक्सीजन नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो परिजन है, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे जो डॉक्टर्स हैं, जो परिजन है, लगातार उनकी स्थितियाँ जो हैं वो विकराल होती जा रही है। लगातार यहाँ पे रोते हुए लोग नजर आएंगे, उखड़ती हुई सांसें लगातार ये गुहार लगा रही है कि सरकार कम से कम जिंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन तो दे दो। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो इन लोगों के आंसुओं का जवाब क्या है किसी सरकार के पास? लोगों का जीना मुहाल हो गया है। अस्पताल के बाहर खड़े खड़े उनको पसीना आ रहा है, उनके पैर दर्द कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद तक नजर नहीं आ रही है। जम्मू में भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के लिए लोग आने लगे हैं। देखिए शाहनवाज खान की रिपोर्ट। पूरा देश इस समय कोरोना वायरस की चपेट में है और देश में जो इस समय सबसे बड़ी कमी हो रही है वो ऑक्सीजन की हो रही है। और ज़्यादातर जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ पर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों को घर भी भेजा जा रहा है। ऐसे में अब लोग जो हैं वो जो प्राइवेट यहाँ पर जितने भी शॉप्स हैं वहाँ से यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो यहाँ पर खरीद रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो हैं उनकी भी लगातार अब किल्लत पड़ना यहाँ पर शुरू हो गई है। और ख़ास तौर पर अब अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में यहाँ पर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेच रहे हैं उनके पास जो ऑर्डर हैं वो दिल्ली से भी यहाँ पर ऑर्डर जो हैं वो आ रहे हैं और यहाँ से दिल्ली से उनसे ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो यहाँ पर मंगवाए जा रहे हैं। लगातार जब से कोरोना वायरस यहाँ पर फैला है उसके बाद से ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मांग जो है वो यहाँ पर लगातार बढ़ गई है। हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो लोग बीमार नहीं हैं वो भी अपने घर लेके जा रहे हैं। ऐसा ना करें, जो जरूरतमंद है उनको इस्तेमाल करने दें। लोगों की भीड़ अस्पतालों के बाहर इकट्ठा है, लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो होल्ड करना चाहते हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं लेकर जाएं अगर जरूरत नहीं है तो। लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, आपके पास आऊंगी। दिल्ली के हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं, लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, परिजन बाहर है। अपने परिजनों से जो अंदर बीमार लोग हैं उनसे बात होती है तो सब ठीक है, 1 घंटे में फोन आता है कि मृत्यु हो गई है। ये क्या हो रहा है देश की राजधानी में? अब जिस अस्पतालों का जिक्र अरविंद केजरीवाल करते थे, जो उजली तस्वीर वो दिखाया करते थे, इतने बड़े बड़े एड्स हमने देखे हैं, टीवी पर देखे हैं, न्यूज़पेपर्स में देखे हैं, क्या है वो सब, क्या था और ये क्या है? निश्चित तौर पर बात सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि देश को आईना दिख गया ज्योति कि व्यवस्था में जो मेडिकल व्यवस्था है उसमें इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर ऑक्सीजन, बेड तो छोड़ दीजिए, बेड दूर की बात है, ऑक्सीजन तक जो अंदर हैं एडमिट, जो भाग्यशाली अपने आप को समझते थे कि कम से कम चलो अस्पताल में जगह तो मिली, ऐसे बहुत लोग होंगे, लेकिन उनकी भी सांसें इस समय अटकी हुई हैं। और अगर स्थिति की बात करें तो जो दिखाई दे रही है उससे कहीं ज़्यादा विकट है। जिस तरह से अभी गेस्ट पैनलिस्ट में डॉक्टर्स थे हमारे साथ जो स्थिति बता रहे थे, निश्चित तौर पर अपने आप में ये बेहद ही भयावह और डराने वाली स्थिति है जो इस वक्त हमारे सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर तमाम इस तरह के मैसेज इस वक्त घूम रहे हैं, जो ऑक्सीजन के लिए मारे मारे लोग घूम रहे हैं, चाहे वो मायापुरी हो, चाहे वो बवाना हो, नारायणा हो, साहिबाबाद हो, बस किसी तरह से ऑक्सीजन मिल जाए, मरीज की सांसें चलती रह जाएं। बड़ी बड़ी पहुंच वाले जो लोग हैं इस वक्त बेड का अरेंज नहीं कर पा रहे मरीज के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सिंह साहब, क्यों लॉकडाउन नहीं लग रहा है? डॉक्टर भार्गव से लगातार बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक जरिया है, लॉकडाउन लगाइए तभी ये जो संकट है ये खत्म होगा, थोड़ा कंट्रोल में आएगा। दिक्कत बहुत सारी है क्योंकि कई लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके लिए संकट हो जाएगा। सर, सांसें बचेंगी तो कुछ होगा ना? सर, अपन बार बार नहीं, इसको थोड़ा सा दूसरी तरह से देखिए। जी हाँ सर, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। सिंह साहब, इसको दूसरी तरफ से मत देखिए, मेरा निवेदन है आपसे। ये वेव 60 साल 65 साल वालों की नहीं है, ये वेव है 30 से 35 साल 45 साल जो ब्रेड अर्नर्स हैं,
ब्रेड अर्नर अगर अस्पताल में है तो आप मान के चलिए 2 ही इंडस्ट्री इस समय चल रही है, एक अस्पताल और दूसरा क्रिमेटोरियम, तीसरी इंडस्ट्री नहीं चल रही। अर्थशास्त्री और आप जो आईना सरकार को बार बार दिखाते हैं कि आजीविका चली जाएगी, आजीविका चली जाएगी, जितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं वो अपना जीविका नहीं कमा पा रहे। दूसरी चीज, क्या आप अपने घर में कारपेंटर को बुला रहे हैं? क्या एसी रिपेयर को बुला रहे हैं? क्या आप उनको जीविका दे पा रहे हैं? अरे जीवन बचेगा तो जीविका पा पाएंगे। सिंह साहब, मेरा सिंपल समाधान ठीक है डॉक्टर राहुल सिंह साहब से जवाब लेते हैं एनके सिंह जी। नहीं, डॉक्टर साहब का इमोशन हम सबका इमोशन है, उसको हम धन्यवाद देते हैं। इस समय जो सरकारी साधन की जरूरत हमें सप्लाईज मुहैया कराने के लिए है, ऑक्सीजन, दवा, बेड, वो सारा का सारा लॉकडाउन में लग जाएगा। लिहाजा ऑक्सीजन जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, इसको आप समझे, लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है। अगर इस समय गवर्नमेंट पूरी तरह से सीज कर जाए। डॉक्टर भार्गव, आपके पास आऊंगी, पहले एनके सिंह साहब अपनी बात कंप्लीट कर ले प्लीज। हम लोग कोई डिस्कशन इसमें ना करें कि हम एक दूसरे पे पॉइंट स्कोर करें। डॉक्टर साहब, बहुत सिंपल सा है कि इस समय हमें सारे सरकार के अमले को दबाव डाल के, आप जैसे लोग दबाव डालें ताकि कम से कम सप्लाईज मिले, वो ऑक्सीजन मिले, सांस न तोड़े। और उसके लिए अगर लॉकडाउन इन्फोर्स आप करने लगेंगे तो आप समझ लीजिए कि ऑक्सीजन जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए लॉकडाउन इज नॉट ए सोल्यूशन एट दिस जंक्चर। मैडम, ठीक है सर। भार्गव साहब कहिए, डॉक्टर भार्गव। बहुत 5 सेकंड में सर। लॉकडाउन का मतलब है जो लोग इसेंशियल सर्विस से नहीं जुड़े वो घर में बैठेंगे। मॉल, पिक्चर हॉल, बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होगा, घर में बैठेंगे, कोई काम नहीं होगा। दूसरा, लॉकडाउन से आपकी समस्या इस तरह सुलझाएगी कि जितने परिजन बाहर खड़े हैं वो इन्फेक्ट नहीं होंगे। तीसरी चीज, कहीं पे भी सप्लाई नहीं बदलेगी। पहली बार भी लॉकडाउन में क्या इलेक्ट्रिसिटी रुकी थी, क्या ऑक्सीजन रुकी थी, क्या ट्रेनें जो खाद्य पदार्थ ले जा रही थी वो रुकी थी? नहीं रुकी थी। सिचुएशन अलग है डॉक्टर साहब। इन्फेक्टिविटी रेट 50% है। आप 4 लोग खड़े हैं, पूरी की पूरी फैमिली कोरोना से ग्रसित है। आप ये तो समझिए, इन्फेक्टिविटी रेट मतलब जितने नंबर बढ़ेंगे, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख नंबर बढ़ेंगे, एक्टिव केसेस बढ़ेंगे, उतने ही नंबर ऑफ अस्पताल आपके भरते जाएंगे। आप मान लीजिए डॉक्टर भार्गव, एक सवाल मेरे जहन में भी है। डॉक्टर भार्गव, एक सवाल मेरे जहन में भी है। आपने खुद ही अभी से कुछ ही देर पहले भी ये कहा था कि देखिए हम लोग बिल्कुल चिंता रहित हो गए थे, हम धड़ल्ले से बाहर जा रहे थे, मास्क लगाना भी कई लोगों ने बंद कर दिया था, लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं फिर से। लोग तभी निकल रहे हैं जब जरूरत हो, लोग मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। अभी हम इन दिनों में जो हम ट्रेंड देख रहे हैं और जो चीजें आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इसका असर केसेस के रूप में पड़ेगा, केसेस कम होंगे? राइट, जैसे ही लॉकडाउन होगा चेन ब्रेक होगी। इंग्लैंड को उदाहरण मान लीजिए, न्यूयॉर्क को उदाहरण मान लीजिए, जर्मनी को उदाहरण मान लीजिए, स्पेनिश फ्लू का उदाहरण मान लीजिए। सर सिंह साहब, जितने उदाहरण आप मांगेंगे आपको उतने उदाहरण देंगे कि लॉकडाउन ही आपकी समस्या का समाधान है, क्योंकि हमारे पास मैं उससे 10 गुना उदाहरण आपको रिवर्स प्रोसेस का दे सकता हूं, लेकिन खैर वो छोड़ दीजिए। परेशानी रहेगी। ठीक है, अब बाकी कंट्रीज जो बाकी कंट्रीज में सेकेंड वेव आई, डॉक्टर राहुल उसका जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर भी लॉकडाउन की वजह से ही जो मामले हैं उनकी गति कम हुई है। अविनाश के पास चलती हूँ, लखनऊ में इस वक्त मौजूद है। अविनाश, स्थिति यूपी में खराब है, 38,000 से ज्यादा मामलों का आना और उसके बाद ऑक्सीजन की कमी है, उसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री से उन्होंने अपील की और अब जाकर के कुछ ऑक्सीजन वहां पर आएगी। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में गांव के हिस्से हैं, देहात के हिस्से हैं, वहां पर भी बुरा हाल है। वहां की स्थिति को जरा स्पष्ट करिए। बिल्कुल ज्योति, देखिए अब से थोड़ी देर पहले ये रिपोर्ट आई है और चूंकि कल के आंकड़े की बात करें तो कल 37,000 मामले थे पूरे यूपी में, लेकिन आज बढ़कर 38,000 हो गया है और जो मौतों का आंकड़ा है वो तेजी से ऊपर जा रहा है। आज 223 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे में। ये सच है कि यूपी के जो बड़े शहर है, जिसमें 14 से 15 शहरों की बात करें तो वहां पर संक्रमण का जो रेट है और जो डेथ रेट है वो सबसे ज्यादा है। जहां तक सवाल गाँवों का है तो देखिए गाँव में स्थिति अभी इतनी खराब नहीं हुई है और यही एक कह सकते हैं कि चिंता की बात है ज्योति, क्योंकि देखा जाए तो लाखों की तादाद में लोग इस लॉकडाउन, जब दिल्ली में लॉकडाउन लगा तो दिल्ली से वापस लौटे हैं। पंचायत चुनाव चल रहा है
तो सबकी जो नज़र इस बात पर टिकी है, चूंकि देखिए 2 मई को रिजल्ट आना है और लगातार लोग जो पंचायत चुनाव है उसको टालने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन जहां तक सवाल संक्रमण का है तो ये सच है कि शहरों में जो संक्रमण का दर है, जो संक्रमण का दायरा है, वो सबसे ज्यादा है। जो स्थिति भयावह हो चुकी है वो शहरों की, गाँवों की स्थिति ठीक है, लेकिन अगर गाँवों की स्थिति खराब होती है तो आप समझ सकते हैं ज्योति कि जब लखनऊ की अस्पताल इस विकट परिस्थिति को संभालने में लगातार की जा रही है, क्योंकि लोग वहां जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग उतनी हो नहीं पाती जिसका जिक्र लगातार किया जाता है। देखिए फिलहाल ये उम्मीद नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जब पहले फेज का इलेक्शन था ज्योति, तो मुझे याद है कि सत्ता पक्ष के ही तमाम लोग थे जिन्होंने पंचायत चुनाव को टालने की बात कही थी। हालांकि देखिए इलेक्शन कमीशन को यह तय करना है, लेकिन अब सिर्फ 2 चरणों का चुनाव होना है। एक परसों चुनाव है और उसके बाद 29 अप्रैल को चुनाव है। तो अब ठीक है, जो आप कह रहे हैं कि अभी सुगबुगाहट भी नहीं है इनके सिंह साहब, क्या चुनाव को हम टाल नहीं सकते? चुनाव आयोग क्यों ये फैसला नहीं ले पा रहा है? हालांकि पश्चिम बंगाल में जो रैलियां हैं उस पर रोक लगा दी गई है, रोड शो पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि अगर ये फैसला लिया जाएगा तो शायद जो सुनामी बहुत ज्यादा तेजी से आने वाली है उससे बचा जा सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत देर हो गई है। यह स्थिति उस समय लगानी थी जब नेता वहां पहुंच के और जब कहते थे कि अपार जनसमूह, ये उस समय उस सेंसिटिविटी की जरूरत थी। लॉकडाउन कई तरह के होते हैं। लॉकडाउन लोकेशन स्पेसिफिक होता है, लॉकडाउन रिलीजियस कांग्रेगेशन जी, चुनाव आयोग और गवर्नमेंट इन सब को मिलकर, पॉलिटिकल सिस्टम को मिलकर, पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर कलेक्टिव डिसीजन लेना था कि नहीं, हम इसमें नहीं करेंगे। आप जरा सोचिए, एक चीफ मिनिस्टर या एक प्राइम मिनिस्टर जब मूव करता है तो 10,000 की फोर्स मूव करती है उसके साथ उनकी सिक्योरिटी के लिए। वो सारे लोग वल्नरेबल होते हैं। लिहाजा उस समय आपको ये चेतना था कि ये चुनाव 9 फेजेस में, 7 और 8 फेजेस में कराने की जगह हम इसको कलेक्ट कर दें, और उसमें कोई बहुत बड़ा एक्सरसाइज नहीं था। दूसरा है कि लॉकडाउन का नेचर कई तरह का होता है। लोकेशन स्पेसिफिक लगते हैं, कंट्री वाइड लगते हैं। फर्स्ट फेज में आपने कंट्री वाइड लगाया, वो बिल्कुल सीधा, क्योंकि उसको आपको टाइम मिला तैयारी करने का, वेयरविदाल कलेक्ट करने का। लेकिन इस समय आप लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि तब फिर जो मरीज आपके यहाँ आ रहा है वो भी नहीं आ पाएगा। ये स्थिति हो जाएगी। क्राइसिस बहुत बड़ी है और इसके लिए इस समय गवर्नमेंट को हर पॉसिबल लॉ को इन्वोक करना होगा ताकि सप्लाईज इंश्योर हो जाए। वो मरीज डॉक्टर भार्गव आपकी बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। डॉक्टर भार्गव लॉकडाउन सर, आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है। मैं आपको एक सिंपल फिगर देता हूं। 5 लाख लोगों पे अगर 20% लोगों को बेड की किल्लत होती है तो 1 लाख बेड आपको एक दिन में चाहिए। रोज 5 लाख केसेस आते हैं तो आपको 5 लाख बेड चाहिए। उतने बेड हमारे पास नहीं है। आज की खबर सुनाता हूं, एम्स में ओपीडी को लॉकडाउन करना पड़ गया क्योंकि पूरे बेड भर गए। आपके पास कोई ऐसा तरीका है कि आप इस सुनामी को आने को रोक पाएं, इस ट्रांसमिशन रेट को रोक पाएं? आप पहले वो बताइए। अगर नहीं है डॉक्टर राहुल, मेरा ठीक है, बिल्कुल वाजिब आप बात कह रहे हैं। एनके सिंह साहब, जरा एक सवाल मैं भी कर लूं। डॉक्टर राहुल, ये जो अभी वीकेंड लॉकडाउन लगा है, नाइट कर्फ्यू लगा है, इससे कुछ असर होगा? बिल्कुल सर, मैं सिंह साहब की पहली बात बता देता हूं। सर, वैक्सीनेशन का मतलब है वैक्सीनेशन की 2 डोजेस 4 से 8 हफ्ते बाद और उसके 15 दिन बाद, मतलब 10 हफ्ते बाद वैक्सीनेशन का प्लेन आपको बचाएगा। दूसरी चीज, जो वीकेंड लॉकडाउन है, ये क्या मजाक है, हास्यास्पद है? दिल्ली में लोग आज भी सब्जी बाजार में घूम रहे हैं। पहला लॉकडाउन की जरूरत है, जैसे इंग्लैंड में हुआ और जैसा पहले फेज में हिंदुस्तान में हुआ। अप्रैल 2020 को याद रखिए, जहां पे पुलिस वाले डंडे मार के आपको घर में भेजते थे। मैं बोल रहा हूं आपके चैनल पे, आज खुलेआम बोल रहा हूं कि डंडे मार के लोगों को घर में बिठाइए। उसी से लॉकडाउन से आपकी चेन ऑफ ट्रांसमिशन खत्म होगी। आपको मैं एक और बताता हूं सिंह साहब, डॉक्टर थकते जा रहे हैं, नर्सेज थकती जा रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर और
नर्सेज अस्पताल में वेंटिलेटर पे चली जाए, हेल्थ व्यवस्था सुचारू रूप से जो चल ठीक रही है डॉक्टर राहुल, डॉक्टर राहुल मेरे पास समय की बिल्कुल कमी है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने कहा कि लॉकडाउन ही संक्रमण जो फैल रहा है कोरोना का उसको रोक पाएगा। बहुत शुक्रिया। एनके सिंह साहब हमारे साथ बने हुए थे। एनके सिंह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सूरज अरोड़ा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए थे। सूरज शुक्रिया। अवनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए थे लखनऊ से, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ नेशन पर खबरों का सफर लगातार जारी है।